हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। और कैसी जा रही है आपकी स्टडी? बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखना आप इस तरह से सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में साइंस के स्टूडेंट की तरह से अगर काम करोगे तो ये चीज़ें बड़ी ही आसान होने वाली हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग। तो आज हम चैप्टर ले रहे हैं 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 फिजिक्स और हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मतलब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज के, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए जो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गेट दैट वैल्यू बाय कॉम्बाइन द रजिस्टर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और जो यहाँ पे बेसिक दो कॉम्बिनेशंस होते हैं मेनली वो होते हैं हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनको थोड़ा हमें समझना है कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो फिगर है फर्स्ट ए, इसमें कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो हैं रजिस्टर्स हैं दे आर इन सीरीज। जब हम रजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते चले जाते हैं तो उस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है और इसमें सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं वन बाय वन, वन आफ्टर अदर। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। और अगर कोई कहे कि हम इसको कैसे समझा सकते हैं तो हम कह सकते हैं अगर टू और मोर रजिस्टर्स आर said to be in series if they are connected one after the other such that same current flows through all of them when some potential difference is applied across the कॉम्बिनेशन। और सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम दो पॉइंट, जैसे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हम सारे रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जितने भी, मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 रेजिस्टेंस दिखाए हैं, इन सब के एक एंड ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी पॉइंट से कनेक्ट है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में चारों रजिस्टर लगे हैं। एक एंड चारों के चारों रजिस्टर का ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड चारों रजिस्टर का बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो वी कैन से 2 और मोर रजिस्टर्स आर said to be in parallel if one end of all the resistors is joined together and similarly the other ends joined together। तो इस तरह से ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, इन्हीं हमको स्टडी करना है आज। ठीक है। तो अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालना है और ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में दो रजिस्टर्स हमने लगाए R1 एंड R2, सॉरी। ठीक है। और तो ए और सी के बीच में R1 हो गया और सी और बी के बीच में R2 हमने अप्लाई किया और बैटरी हमने लगाई V वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रही है। की यहाँ पे की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगी, आई करंट। और आपको पता है ए से बी तक करंट के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, तो करंट सेम रहेगी दोनों रजिस्टर में। इसका मतलब सीरीज में जो होती है एवरी रजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम फ्लो करती है। तो ये ध्यान रखना, सीरीज में सभी रजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगी क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी ने V वोल्टेज प्रोवाइड किया तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये V वोल्टेज को एक V1 मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ R1 रजिस्टर के थ्रू, V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज R2 रजिस्टर के थ्रू। तो V वोल्टेज को शेयर कर लिया दोनों रजिस्टर्स ने अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस वैल्यूज। जो ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू का है ऑब्वियस है वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके थ्रू। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V वो वोल्टेज है जो बैटरी ने यहाँ पे मेंटेन किया है सोर्स ने ए और बी पॉइंट के बीच में, और V1 है जो पहले रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप हुआ है और V2 है जो दूसरे रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप हुआ है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऑब्वियस है। लेकिन हमें पता है कि करंट तो दोनों के रेजिस्टेंस के थ्रू सेम ही पास होगी। तो ohms लॉ को अगर हम अप्लाई करें V इज इक्वल टू IR, तो I करंट, R1 रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट रजिस्टर, I करंट, R2
resistance for second register. तो we will get this relation V is equal to I को आप कॉमन ले लीजिए into R1 plus R2 इक्वेशन नंबर A। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे हम दोनों रजिस्टर्स को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लेके आए जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट रजिस्टर और उसको यहां पे हम आर एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ए और बी पॉइंट के बीच में R1 और R2 को रिप्लेस करने वाला एक रजिस्टर आएगा जो इन दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि V वोल्टेज प्रोवाइड करने पे ये दोनों जो मिलके I करंट ड्रॉ कर रहे थे सेल से, वो भी I करंट ही ड्रॉ करेगा। तो RS को हम कहेंगे यहाँ पे इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो RS क्या है? RS इफ RS बी द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट भी कह सकते हो आप रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों रेजिस्टर्स जो है हमारे R1 R2 उन दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू जो मिलके मिल रही है वो अकेला ये प्रोवाइड करेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देन V क्या होगा फिर? V हमारी वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी, I करंट ड्रॉ करेगा और RS होगा हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो दैट इज इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन A and B, तो we can write RS is equal to R1 plus R2। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप कहें कि सिमिलरली, ये तो यहाँ पे हम दो रजिस्टर्स की बात कर रहे थे, अगर हमने यहाँ पे n रजिस्टर्स ले लें, इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in series, then the equivalent resistance हो जाएगा R1 plus R2 and so on Rn। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 जो बता रही थी वो ये बता रही है, बस यहाँ पे n रजिस्टर्स के केस में हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये बराबर होगा इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एंड ये चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे RS की वैल्यू ऑब्वियस है ग्रेटर होगी, ग्रेटेस्ट ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो इन सब वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उससे भी बड़ा होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो सिंपल आ गया आपका रिजल्ट। तो देख लीजिए ध्यान से, इसमें कुछ से भी ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। V वोल्टेज को शेयर करेंगे दोनों रजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से, IR1 IR2 ओम्स लॉ यूज किया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपने लिखा V इक्वल टू IRS। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगा जो दोनों रेजिस्टेंसेज के बराबर इफेक्ट अकेला प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इन दोनों को रिप्लेस कर देगा और सेम सर्किट में करंट ड्रॉ करेगा सेम पोटेंशियल पे। तो उसके हिसाब से V इक्वल टू IRS, इक्वेशन A और B से RS इक्वल टू R1 प्लस R2 सिंपल है। एन रजिस्टर्स हैं तो ये फिर रिजल्ट RS इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन अप टू Rn। और RS की वैल्यू ये आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो आप ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन अप टू Rn। इनमें सबसे बड़ा जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस का उससे भी बड़ा होगा। क्लियर होना चाहिए, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, टू और मोर रजिस्टर्स आर साइड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज जॉइंट टुगेदर एंड सिमिलर द अदर एंड जॉइंट टुगेदर। तो यहाँ पे हमने वो बैटरी ली है अपनी हुई, एक की हमने यहाँ किया और यहाँ ने रजिस्टेंसेज को ए और बी पॉइंट के बीच में हमने पैरेलल में ज्वाइन किया इस बार। तो जो करंट यहाँ से ड्रॉ होगी ए पॉइंट पे जाने के बाद आपके पास करंट के पास दो रास्ते हैं, R1 के थ्रू, R2 के थ्रू। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज़्यादा जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर से रेजिस्टेंस कम जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि करंट डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेज। तो रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ करेंगे, जो रिजल्टेंट करंट है उसमें से अपनी शेयर के हिसाब से ले लेंगे, अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। और क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगा, ए और बी पॉइंट के बीच में आपने बैटरी को कनेक्ट किया है और हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा सोर्स V वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो वो V वोल्टेज R1 रजिस्टर को भी मिल रहा है क्योंकि वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में जॉइंट है, कनेक्टेड है, और वही जो वोल्टेज है V वही आपके R2 रजिस्टर्स को भी मिल रहा है। यहाँ पे करंट अलग होगी, तो जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था वहां पे करंट सेम होती है थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज, यहाँ पे वोल्टेज सेम होती है थ्रू या अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। तो अगर हम रिजल्टेंट करंट की बात करें सर्किट में, टोटल करंट की बात करें, तो टोटल करंट ड्रॉ की दोनों रजिस्टर ने मिलके उनके कॉम्बिनेशन ने I और I1 होगा, जो I1 I2 जो करंट होगी वो दोनों रजिस्टर्स अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको ड्रॉ करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें V इजिकल टू आई आर, तो I इजिकल टू V अपॉन R, और V तो सेम है दोनों रजिस्टर के लिए क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो V अपॉन R1 I1 की वैल्यू, V अपॉन R2 I2 की वैल्यू करंट। तो अगर हम V कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सिंपल रिलेशन, इक्वेशन A। तो यहाँ पे हम करंट की बात, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, रजिस्टर्स अलग अलग करंट ड्रॉ करेगा सेल से अपने, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने करंट का सम लिया है। तो अगर यहीं पे इसी तरह से हम अगर जैसे हमने पिछले में सीरीज में किया था, यहाँ पे भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जो इन दोनों रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस वैल्यू के बराबर अकेला इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम उस इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रजिस्टर से। उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसी होगी कि सेम वोल्टेज V पे जो बैटरी है हमारी सोर्स है वो I करंट ही ड्रॉ करेगा, यानी कि दोनों मिलके जो कर रहे हैं वो अकेला करेगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ RP बी द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट और नेट रेजिस्टेंस of the combination then I इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट I ही वो ड्रॉ करेगा, इफेक्टिव जो होगा V वोल्टेज पे, लेकिन उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं RP। तो इक्वेशन B आपके इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, तो we get 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। और अगर खाली दो ही रेजिस्टेंस आपके पास है तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करके लिखें तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एक RP की वैल्यू R1 R2 R1 प्लस R2, ये न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अगर दो ही रेजिस्टेंस आपके पास हैं। लेकिन अगर n रेजिस्टेंसेज हैं, इफ, या आप कह सकते हैं सिमिलरली इफ n registers are connected in parallel combination,
देन यू कैन से यही आपका रिजल्ट एन रजिस्टर्स के लिए 1/Rp 1/R1 1/R2 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। तो इक्वेशन 1a लिख सकते हो आप इसे। क्लियर है? तो बस इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप कहेंगे इट मीन देयरफॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के बराबर होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरपी ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट of R1, R2 and so on up to Rn। बस ये सिंपल सी चीजें हैं। अब देख लेना आप ध्यान से। तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा कि दोनों रेजिस्टर्स को ए और बी पॉइंट के बीच में लगाया, दोनों को वोल्टेज सेम प्रोवाइड होगा, बैटरी ए और बी पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल मेंटेन रखेगी और दोनों रेजिस्टर्स ए और बी पॉइंट के बीच में सेपरेटली कनेक्टेड है तो सेम वोल्टेज उनको मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, पीछे से जो करंट आएगा रेजिस्टेंस वैल्यूज के हिसाब से वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों रेजिस्टर्स को एक रिप्लेस करके इफेक्टिव यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आए जो अकेला दोनों के बराबर करंट ड्रॉ करे इतने ही वोल्टेज पे, तो उसके लिए I इज इक्वल टू V/Rp। सेकंड बी इक्वेशन हो गई। ए और बी से हमारा रिलेशन आ गया 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और एन रजिस्टर्स के लिए ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हमने बोला इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? और आरपी हमेशा स्मॉलेस्ट ऑफ R1 स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन अप टू Rn। किसी इनमें से सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा रहेगा। तो क्लियर हो गई? ये चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे जो सर्किट्स होते हैं उनकी क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो। अगर हम कहीं कहते हैं कि हमारा कोई सर्किट है, मान लीजिए बल्ब है, सीरीज में आपने लगाए, ठीक है, ये 3 बल्ब हैं, आपने इनको एक सोर्स से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं हम। और एक यही है, मान लीजिए तीनों बल्ब आपने पैरेलल यानी कि एक दूसरे से पैरेलल यहाँ पे कनेक्ट किया और ये एंड यहाँ पे बल्ब और ये ही यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया। और दोनों को अगर हम यही सोर्स देते हैं तो सोच के देखें, यहाँ पे कंपेयर करके देखें कि चीज़ें किस तरह से, कहाँ हमें कौन सा सीरीज मिलता है, कहाँ हमें पैरेलल मिलता है। तो देखिए, अगर ये बल्ब B1 है, ये B2 है, ये B3 है, एक स्विच लगाया, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सोच के देखिए, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए, किसी वजह से खराब हो जाए तो क्या होगा। और यहाँ पे अगर आपका एक बल्ब खराब हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों पैरेलल में, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ सीरीज में अगर एक भी बल्ब खराब हो गया तो आपके सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि रास्ता एक ही था, करंट यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, करंट सर्किट में हो जाएगा 0। और सारे जो बल्ब जो सही भी है ना, जो फ्यूज नहीं है, वो भी ग्लो नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल में अगर एक खराब हो जाता है, कोई भी अगर आपने बल्ब है या बहुत सारे सर्किट्स हैं, जैसे घर में हमारा जो फ्रिज है, हमारा टीवी है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन है, तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो अगर इनमें से किसी एक को आप बंद करना चाहो तो कर सकते हो। सीरीज में क्या है, एक ही अगर स्विच आपने ऑन कर दिया तो सबको साथ चलना पड़ेगा और सबको वोल्टेज भी नहीं मिलेगी। जितनी वोल्टेज आपने सप्लाई की है वो सब में डिवाइड हो जाएगी, तो आपका जो अप्लायंसेज है अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलेगी और सबको वोल्टेज सेम मिलेगी और सबका सर्किट अलग होगा, सबका स्विच अलग आप लगा सकते हैं, लगाते हैं एक्चुअल में। तो अगर ये बल्ब है, इसका यहाँ पे स्विच B1 बल्ब है, ये B2 है, ये B3 है, तो इसका स्विच अलग होगा। एक मेन स्विच तो है ही, यहाँ एक स्विच अलग होगा, यहाँ एक स्विच अलग होगा, यहाँ स्विच अलग होगा। तो अगर आप जिसको चाहे बंद कर सकते हो, बाकी आपके काम करते रहेंगे। तो घर में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज नहीं होता है। तो अब ये सोच के देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमें क्या बेनिफिट हैं, सीरीज के क्या हैं, स्टडी करना।
अब ये हमारा था आज का टॉपिक्स। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्लियर है? देखो ये चीजें आसान है, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत ही समझ आने वाली चीजें। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए। क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी जगह का है। तो क्वेश्चन है, a wire of resistance 8R is bent in the form of a circle. What is the effective resistance between the ends of a diameter? तो यहाँ पे एक सर्कल है और इसका पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस 8R दिया है। तो अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं इसके डायमीटर के अक्रॉस पॉइंट्स के थ्रू किसी सर्किट में, तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा गिवन है, यानी कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस 8R सर्कुलर फॉर्म में है। हमें निकालना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब एग्जीक्यूशन कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं ए और बी के बीच में। तो वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक सेमी सर्कल इधर हो गया, एक सेमी सर्कल इधर हो गया। इधर का रेजिस्टेंस पूरे वायर का सर्कुलर फॉर्म में रेजिस्टेंस 8R था, तो सेमी सर्कुलर पार्ट का दोनों तरफ रेजिस्टेंस हो गया 4R। और ए और बी पॉइंट के बीच में ये दोनों पार्ट पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखिए ध्यान से, दोनों पार्ट अभी हमने पढ़ा था, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इजी है, एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में। रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट, मान लीजिए हम उसको R डैश कह रहे हैं, तो दैट इज 4R। देन नाउ दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट एक दूसरे के बीच ए और बी के बीच में कनेक्ट हैं, इसका मतलब पैरेलल में है। तो यहाँ पे दो जो रेजिस्टेंसेज बने सेमी सर्कुलर पार्ट से, जो रजिस्टर्स आप कह सकते हो, आर इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में दोनों का रेजिस्टेंस हो गया 4R। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RAB कहूँ इसको, या हाँ चल ठीक है RAB नाम दे दिया हमने, तो R डैश इंटू R डैश अपॉन R डैश प्लस R डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा 4R इंटू 4R अपॉन 4R प्लस 4R। सिंपल। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में 1 अपॉन RB 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डैश, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर इसे सोल्व करें तो RAB इसके बराबर होगा R डैश मल्टीप्लाई बाय R डैश डिवाइड बाय R डैश प्लस R डैश। R डैश की वैल्यू 4R है, यानी कि एक सेमी सर्कुलर पार्ट की, तो ये हो गया 16R स्क्वायर, 16R स्क्वायर डिवाइड बाय 8R, तो यू विल गेट 2R एंड इट इज योर आंसर। तो ए और बी पॉइंट के बीच में आपका जो सर्कल है अब सिर्फ 2R रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। देख लीजिए आप इसको, आसान क्वेश्चन है। ओके, द क्वेश्चन इज two identical slabs of a given metal are joined together in two different ways as shown in the figure 1 and 2. What is the ratio of the resistances of these two combinations? तो ये दो आइडेंटिकल स्लैब हैं और इनको हमने दो तरीके से ज्वाइन किया है। तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? तो गिवन है आइडेंटिकल स्लैब्स हैं दो, और मान लीजिए एक का रेजिस्टेंस R हम कह रहे हैं, हम नाम दे देते हैं, और हमें निकालना है पहले कॉम्बिनेशन में मान लीजिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे कॉम्बिनेशन में R2 है, तो उसका रेशियो क्या होगा? तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो दोनों स्लैब एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़ती चली गई है, तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू क्या होगा? R1 इज इक्वल टू होगा पहले का रेजिस्टेंस, वो R है, दूसरे का रेजिस्टेंस, दोनों का R लिया आपने तो 2R हो गया। और सेकंड कॉम्बिनेशन कैसा है? आप देखिए एंड टू एंड जुड़े हैं, पहला एंड एक पॉइंट से जुड़ गया, दूसरा एंड दूसरे से। तो सेकंड कॉम्बिनेशन में ये दोनों स्लैब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है,
और हमें पता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हाँ दोनों का अगर वैल्यू यहाँ पे बराबर है तो दोनों के मल्टीप्लाई, दोनों का सम। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2r, दैट इज r/2। और हमें यह आंसर देना है कि r1/r2 क्या होगा। पहले कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और दूसरे में रेजिस्टेंस है r1 और r2, उन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। तो r1/r2 तो 2r डिवाइड बाई r/2, तो you will get 4/1 एंड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 4:1। तो सिंपल, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस तरह से देखेंगे, एक बार कॉम्बिनेशन को पहचान लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत चीजें समझने आने वाली हैं। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यूज दी हुई है, R1 4 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। और फिगर 1 के अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। पहले हमें यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है, कौन से सीरीज में है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम ए से बी जाना चाहते हैं तो हम ये पॉइंट ए से बी तक जाते हुए, ए से बी तक जाते हुए हमने जो ये पॉइंट लिया है यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट ए ही है, ये भी ए है। जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप ना भी लिखो, ये अंडरस्टूड है कि ए पॉइंट है। तो ए से बी तक जाना है, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद आपके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। एक ये है, R2 R3 के थ्रू जाओगे आप, और एक डायरेक्ट R1 के थ्रू। इसका मतलब R2 और R3 जो है ना वो सीरीज में हो गए, एंड टू एंड कनेक्ट हैं। तो ये द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस being in series is given as, जब ये दोनों सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट होगा R डैश, मान लीजिए हम उसको कह रहे हैं, तो R2 प्लस R3 सीरीज में है, और R2 की वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, तो यू विल गेट 5 ओम। तो आप इसका अगर हम फिगर नेक्स्ट बना चाहें इक्विवेलेंट, तो ए पॉइंट से आप स्टार्ट करिए। यहाँ ये ए ही पॉइंट है, लेकिन ये R1 रेजिस्टेंस आपके ए और बी के बीच में है, अभी इसको हमने नहीं अभी कैलकुलेट किया। लेकिन R2 और R3 दोनों सीरीज में थे, तो इन दोनों की जगह हम इनका इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया R डैश। अब ये जो R डैश है, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। अब R डैश जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये R1 के साथ पैरेलल में, आप देख लीजिए यहाँ पे ए और बी तक जाना है तो 2 रास्ते हैं आपके पास, R1 के थ्रू, R डैश के थ्रू। तो R1 एंड R डैश यानी कि R2 R3 का जो रिजल्टेंट है R डैश, इट इज इन पैरेलल टू द R1। ठीक है, तो R2 R3 को आपने रिप्लेस कर दिया R डैश से, आपकी इक्वेशन, आपकी जो फिगर हो गई वो हो गई 1A कह सकते हो। अब आप इसे इक्विवेलेंट डायग्राम आप बना सकते हो, या अंडरस्टूड है ना भी बनाए तब भी चलेगा, लेकिन बना लेंगे तो अच्छा इजीली समझ आ जाएगा। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ R2 एंड R3 दैट इज R डैश एंड R1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, देखो आराम से समझ आने वाली चीजें हैं। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination is given as, पैरेलल में है तो 1/r/p अगर मैं उसको कहूं, या कोई 1/r ही कह देते हैं, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r डैश, या डायरेक्ट इस तरह से हम इसको सॉल्व करके r इज इक्वल टू r1 इंटू r डैश, R1 प्लस R डैश। तो 2 रेजिस्टेंस हो तो ये सिंपल हम स्मॉल ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 ओम, R डैश आपने निकाला है 4 इंटू 5 आ गया R डैश की वैल्यू, और 4 प्लस 5, तो ये ओम में आंसर आएगा। तो आपका 20/20
अपॉन 9 ओम। तो क्लियर है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करनी है और आपको देखना, बड़ी ही आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े इजीली हो जाएंगे, समझ आएंगे। यही इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।